बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। 2 दिन के वक्फे के बाद हमारे पास आज काफ़ी ताज़ा ख़बरें भी हैं और कुछ ऐसी इत्तलात भी हम आपसे शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी थी और भारत की तरफ से जो जारहियत की जा रही थी वो प्लान क्या था और उसमें कुछ और ममालिक भी शामिल थे। जॉइंट वेंचर था। अकेले हिंदुस्तान में इतनी हिम्मत कभी भी नहीं रही। वो हमेशा किसी का पुर्जा बनता है, किसी का एक टूल बनता है, किसी का पिट्ठू बनता है और उसके बाद पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, दाखिली तौर पे भी और अदरवाइज़ भी। ये चीज़ें हम शेयर करेंगे क्योंकि भट्टी साहब और मैं कल और परसों कल या और आज 2 दिन काफ़ी हम इस तलाश में रहे कि मालूम किया जाए कि आखिर ये माजरा क्या था, कि आनन फानन ये सब कुछ हुआ या फिर ये एक सोची समझी प्लानिंग थी इंडिया की तरफ से और कुछ और। भट्टी साहब, आप भी 2 दिन काफ़ी मसरूफ़ रहे और मैं भी। जो अब तक चीज़ सामने आई है वो तो यही है कि पाकिस्तान को हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तकरीबन 4 माह पहले से ये पता था और ये इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया ख़ास तौर पे मोदी सरकार एक तो सियासी तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए वो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसा ड्रामा किया जाए इंडिया के इलाके में कि उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला जाए और उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात। और ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान IMF की ब्लैक मेलिंग वाली डील से निकल आया था। मुख्तलिफ़ ममालिक आ रहे थे, सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की, मलाइशिया, चाइना, ये सारे आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे और उसके नतीजे में पाकिस्तान एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा था। लेकिन इंडिया को और एक दो और मुल्क हैं उनको ये सूरत हाल शायद कोई इतनी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये प्लान किया। आपके पास इनसाइड स्टोरी क्या है, ज़रा पहले आपके पास आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, कुछ अरसा से पाकिस्तान इकानमी तौर पे बेहतर हो रहा था। कश्मीर इशू पूरी दुनिया में भारत की रसवाई का और दहशतगर्दी का बायस बन रहा था कि पूरी दुनिया में ये बात उजागर हो गई थी कि भारत में कोई दूसरा कश्मीर में कोई दूसरा मुल्क नहीं, वहाँ के लोग आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और आज़ादी की हद तक आखिरी जा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान में CPEC शुरू हुआ, इकानमी आई, सऊदी अरब आया, दीगर ममालिक आए और मोदी सरकार अपने इलेक्शन को, उनका अंदेशा था कि वो इस दफ़ा लूज कर जाएंगे और उसको वहाँ की फ़ौज के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की गई कि भारत में या मकबूजा कश्मीर में ऐसा ड्रामा किया जाए जिसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए और पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करने की नाकाम कोशिश की गई। जिसके बाद आपको याद होगा चंद रोज़ कबल इन्होंने अपने 2 जहाज़ पाकिस्तान में भेजे 2 दरख्त गिराने के लिए। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अगले दिन इनके 2 जहाज़ गिराए, इनके पायलट पकड़े, उसके बाद इन्होंने 27 की रात को पाकिस्तान के 7 से 8 इलाकों एरियाज में अहम तंसीबात पर मिसाइल हमले की साजिश की गई, जिसका पाकिस्तान ने बर वक्त इल्म होने पर इनको बता भी दिया कि आप ये साजिश कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं, और पाकिस्तान का इसका सदेबाब भी कर लिया। तो जैसे अभी आपने फरमाया, ये भारत अकेला इतनी हिम्मत नहीं कर पाया। भारत से काफ़ी दूर एक 2 ममालिक हैं जिनकी ना सिर्फ उन्होंने इनको जंगी सामान मुहैया किया और उस पूरी स्ट्रेटेजी में वो इसके हिस्सेदार थे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पाक फ़ौज, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज पूरी तैयार थी मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ये स्टेज आ गई कि अब मोदी अपने ही मुल्क के दानश्वरों को, अपने ही मुल्क के दफाई तजिया निगारों को और अपनी ही मीडिया का निशाना बन रहा है कि आपका टोपी ड्रामा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है और आप इलेक्शन के लिए दुनिया को तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। बट इसे बात यह है कि 1971 एक सानहा था, एक आलमी साजिश थी पाकिस्तान को 2 लख्त करने की और उसमें हमारे अपने भी जो अंदरूनी किरदार थे वो भी शामिल थे। फिर उसमें जोग्राफियाई एतबार से भी कुछ कमज़ोरियाँ थीं। बांग्लादेश
यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला भी था। कुछ शेख मुजीबुर रहमान और कुछ दाखिली किरदार और कुछ खारजी और कुछ इंडिया और उसके बाद कुछ और ममालिक थे उस वक्त के, उन्होंने मिल के ये काम किया था और वो उनकी साजिश कामयाब भी हुई और इंसर्जेंसी मुक्ति बहानी की सूरत में ये सारी चीज़ें अब मोदी ख़ुद यह तस्लीम कर चुका है। उसके बाद भारत में एक ये जोम था कि शायद अब पाकिस्तान एक तरन वाला है, जब चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे पाकिस्तान को गिरा देंगे और पाकिस्तान के मज़ीद खुदा न खास्ता हिस्से बखरे करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 50 साल होने को हैं कि पाकिस्तान उसके बाद संभला और पाकिस्तान न सिर्फ संभला बल्कि एटमी कुव्वत बन गया। और एक ये कोई ताज़ा वाक़या नहीं है कि इंडिया के साथ दो मुल्क और भी पहले भी एक ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था, भट्टी साहब, तो उस वक्त पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को, एटमी तनसीबात को हिट करने के लिए श्रीनगर से दूसरे जहाज़ फाइटर थे, उन पे पॉलिश वालिश करके रूप बदल के उन्होंने पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान पे आके अटैक करना था। ये उस वक्त की बात है और उस वक्त इंडिया के साथ इजराइल था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये स्ट्राइक करनी थी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान को इल्म हुआ तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही जवाब दिया था। और उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने का एक इंटरव्यू नशर हुआ था कि भारत के फ़लाँ शहर जो हैं वो हमारे निशाने पर हैं और भारत इस तरह उड़ जाएगा, तहलील हो जाएगा जैसे रुई के गाल उड़ते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जब सामने आई थी तो तब इंडिया ने उस वक्त अपने अज़ाइम वापस लिए थे। और अब भी भट्टी साहब, इंडिया के साथ दो और मुल्क थे जो राजस्थान से प्लान कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि भावलपुर और कराची ये दो शहर थे, हिट करना था इन्होंने और इन शहरों को निशाना बनाना था। और SU-30 और एयर टू एयर मिज़ाइल भी इनके प्लानिंग में था कि एयर टू एयर स्ट्राइक भी की जाए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब जो आपने बताया उसको मज़ीद मैं बयान कर दूं कि जब पाकिस्तान को SU-30 जहाज़ है डेफिनेटली, और ये चीज़ें जब पाकिस्तान के इल्म में आई, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ISI ने ये इंडियन साइट्स को इन्फॉर्म किया बाकायदा तौर पे कि ये आपकी प्लानिंग है, ये हमारे पास मालूमात हैं, ये आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका जवाब उससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा। और पाकिस्तान ने फिर दोस्त ममालिक को भी इन्फॉर्म किया, जिसके बाद ये डिफ्यूज़ हुआ। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और अब जो इंडिया में भट्टी साहब मोदी के साथ हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपको कुछ शॉर्ट्स भी सुनाऊंगा। देखिए साबर साहब, भारत ने, इंडिया ने, मोदी सरकार ने खसूसन पाकिस्तान को जो कमज़ोर करने की साजिश की, जो दहशतगर्द साबित करने की को नाकाम कोशिश की, जो अपने दीगर दो साथी ममालिक के मिल के साथ पाकिस्तान को, अल्लाह बादशाह का निज़ाम देखें कि हमारी फ़ौज अलर्ट थी। वो एक एक चप्पे की ज़मीन की हिफाजत के लिए ना सिर्फ आगाह थी, बल्कि कहाँ उन्होंने इंडिया को जवाबी कार्रवाई करनी है, भारत पर करनी है, उसके पर भी उनका होमवर्क मुकम्मल था। भारत मिसअंडरस्टैंडिंग कर गया अपने साथी मुल्क दोस्तों की साजिश पर और उसने अटैक कर दिया एक बेजान दरख्त पर। जब अगले दिन उसको पता चला कि पाकिस्तान को हाथ लगा रहे थे, सख्त नुकसान होगा। आपका क्या मतलब है? पाकिस्तान ने जो अपनी एयर बेसिस बंद की थी वो किसी चिड़िया या परिंदे के टकराने से की थी। हमें खदशा था कि हमारे मुसाफिर तैयारों को भी, क्योंकि भारत दहशत की अलामत हो चुका है, दुनिया के लिए नहीं, खुद मोदी अपने भारत के लिए खतरा बन चुका है और इसका वजूद भारत को ख़त्म करने के दर पर आ गया। और पाक फौज इनकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जब वो नाकाम हुए, इनके दीगर ममालिक नाकाम हुए, उस वजह से फिर इन्होंने झूठ के प्रोपेगेंडे का सहारा लिया कि हमने F-16 इस्तेमाल किया, हमने ये किया, हमने वो किया। जब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने भारत को उनका काला चेहरा दिखाया, तो उसके बाद
अब इनके लिए मुश्किलात हो रही हैं कि अपने झूठ को सच कैसे साबित करें, क्योंकि पाक फौज से मुकाबला करना शायद इनके इख्तियार में नहीं। बड़के मारना, गीदड़ बगियां देना तो दे सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर नहीं कर सकते। जब उन्हें यह भी पता चल गया कि पाकिस्तान ने उनकी तंसीबात उनके निशाने पर है और मोदी सरकार को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी, तो अब वो सिर्फ प्रोपेगेंडा वार पे आ गए हैं और किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ स्कोर बराबर करने के लिए कोई नाकाम हमला करने की ख्वाहिश रख रहे हैं। भट्टी साहब, अब वो नाकाम हमला शायद अपने एयर स्ट्राइक तो ना करें, लेकिन उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक और प्लान कर रहे हैं वो। जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अब उनके जो हैं अड्डे इंडिया के, वो अब वहाँ पे हरकतें और वहाँ पे रडार पे जो कुछ आ रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ रही है, वहाँ पे वो ज़रा एक्टिव हुए हैं कि पाकिस्तान पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट अटैक किया जाए, जैसे कराची हमारे मेहरान एयर बेस पे किया था, कामरा में हुआ था, APS में हुआ था। इस तरह का कोई वो प्लान कर रहे हैं कि अब उस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी, दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाए। अब उस तरीके से प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए, नॉन स्टेट एक्टर के ज़रिए ये काम किया जाए। अब ये है सावर साहब, गुस्ताखी मैं आपको रोकूंगा। एक कराची और दूसरा बलोचिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए कोई बड़ी गंभीर साजिश की तैयारियां कर रहे हैं, जिसका मेरी इतला के मुताबिक पाकिस्तान इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं वो आगाह हैं और उसको काउंटर चेक करने के लिए वो दिन रात बलूचिस्तान पर भी नज़र रखे हुए हैं। और भारत जहां जहां से पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से देख सकता है, उन पर हमारी फौज हाई अलर्ट है। और मेरा ख्याल है अगर इन्होंने कोशिश की तो जो पहले 2 बजाद मार गए थे उससे 10 गुना ज़्यादा इबरतनाक शिकस्त होगी भारत को इंशाल्लाह। अच्छा, अभी एक और चीज़ भी शेयर कर दें। अभी अर्शद शरीफ साहब ने खबर भी दी है कि जो दूसरा जहाज़ था, एक तो पाकिस्तान साइड पे गिरा था जिसके पायलट थे अभिनंदन, वो तो पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट थे हसन सिद्दीकी, उन्होंने गिराया था। और दूसरा पायलट भी, दूसरा जहाज़ भी जो कश्मीर साइड पे गिरा था, मकबूजा कश्मीर, वो एक और पायलट है नोमान, उन्होंने हिट किया था और उन्होंने गिराया था। ये चीज़ कंफर्म हुई है। दूसरी बात ये कि भट्टी साहब, SU-30 जो उनका Tier 1 का जहाज़ है, जो बहुत ज़्यादा SU-30 जो बहुत ज़्यादा भरोसा करती है इंडियन एयरफोर्स, जो दूसरा जहाज़ गिरा मकबूजा कश्मीर में, कोई 90% चांसेस ये हैं, इत्तलात ये हैं कि वो SU-30 था, इंडिया साइड पे गिरा। और उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही वो गिरा उस के बाद उस पे किसी भी सिविलियन को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई और फ़ौरन इंडियन आर्मी ने कॉर्डन ऑफ किया और वहाँ का सारा मलबा इंडियन आर्मी जो है अपने ज़ेरे कब्ज़ा लेके वहाँ से ले जा चुकी है। और जो दूसरा वो MI-17 था जिसमें हमें मकबूजा कश्मीर के शहरी नज़र आ रहे थे, वहाँ पे वो MI-17 था, वो SU-30 जो है वो गिरा था। ये भी कंफर्मेशन आ रही है क्योंकि अभी भी वो एरिया इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, इसके बावजूद कि वहाँ से मलबा चला गया। भट्टी साहब देखिए साबर साहब, जैसे आपने कहा कि वो राजस्थान, बहावलपुर और दीगर इलाकों में करना चाह रहे थे, एक तो वो पाकिस्तान पर हमला करके नाकामी और शिकस्त खा चुके, दूसरा जो इंटरनेशनल मीडिया वार की उसमें सख्त नाकाम हुई, तीसरा जो उन्होंने अपनी कौम को इम्प्रेशन दिया था कि भारत की फ़ौज पाकिस्तान को 1 मिनट में नुकसान पहुंचा सकती है, उसके इतने नुकसानात हुए कि ना सिर्फ उनका एक जहाज़ पाकिस्तान में गिरा जिसे पूरी दुनिया ने किया, खुद अपने ममालिक में जहाज़ वो गिरा। और उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशनें वहाँ की एजेंसियों के ज़रिए बाज़ इंडियन और बाज़ जो उनके माहिरीन हैं तूफ़ाई तज्ज़िया निगार उन तक भी पहुँची और उनको सवालात ना सिर्फ आपके मीडिया पर होते रहे, उन पर सवालात उनकी भारत में, बल्कि एजेंसियों में जो इतलात है कि उनकी अपने
में और इंडिया भारतीय फौज पर ये सवालात बहुत उठने लग पड़े कि आपने तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान किया, जितना तो आप बता नहीं रहे उससे ज़्यादा फलां एरिया है जिसमें जहाज गिरा था, इसमें जो नुकसान हुआ है इसका कौन जिम्मेदार है। तो भारत अपनी अवाम के आगे भी बेबस हो गया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी हो गया है, और इसका क्रेडिट पाक फौज, हमारी एयरफोर्स और दीगर वो जो हमारे मुहाफिज है, इनका अलर्ट रहना, इनका दुनिया पे नज़र रखना। और हमारे कुछ ममालिक ने इस सिलसिले हमारे साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की कि भारत ना सिर्फ अपने मुल्क में दहशत गर्दी करा के पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहा है, बल्कि पाकिस्तान के इस एरिए को टारगेट करना चाह रहा है। तो पाक फौज का होमवर्क मुकम्मल था, वो इन दुश्मन के अज़ाइम से बिल्कुल बाखबर थे और अलर्ट भी थे कि यही वजह हुई कि भारत अब इस वक्त दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। मैं बताऊं, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त नरेंद्र मोदी है, जो न सिर्फ भारत को ख़त्म कर सकता है, बल्कि भारत को कई टुकड़ों में तकसीम कर देगा। और ये सवाल उनकी आर्मी में, उनके दफाई तजिया निगार में, दानिश्वरों में सवाल सामने आने लग पड़ा है। तो मेरा ख्याल है आइंदा दिनों में भी भारत को यकीनन हमारी फ़ौज अलर्ट है, इन मुनाफकों पर यकीन नहीं रखेगी, और हम अपने एक एक ज़मीन के एक एक चप्पे की हिफाजत और एक शहरी की हिफाजत हमारी पाक फ़ौज की नाअहलियत है, बल्कि हमें इन पर फ़ख्र है कि ये इंडिया को भरपूर जवाब देंगे। ये 9 मिसाइल हमले करेंगे तो हम यकीनन 9 मिसाइल हमले करने की कैपेसिटी रखते हैं अल्लाह ताला के करम से। अच्छा भट्टी साहब, मैं मज़ीद भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम, लेकिन एक चीज़ शॉर्ट चलाते हैं कि ये फ़िज़ाई लड़ाई में जो शिकस्त थी वो हमें इंडिया में नज़र आ रही है। नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म, और उन्होंने इस शिकस्त का एतराफ़ किस अंदाज में किया, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अवामी लीडर हैं, वो किस तरह करते हैं ज़रा सुनिए। इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है और एक सवाल उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। देश का बहुत नुकसान हुआ है। भट्टी साहब, अगर राफेल होता तो रिपीट हो रही राफेल है। की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है। राफेल होता तो ये हो जाता, राफेल हो जाता तो वो हो जाता। तो राफेल क्या करता है भट्टी साहब? भट्टी साहब साबर, मैं आवाज सही सुन नहीं पा रहा, मेरा हाल टेक्निकल वजूहात पे अगर आप दोहरा दें तो मुझे यकीन है मोदी का मुंह इस वक्त फ्यूज बल्ब की तरह है, जो ना रोशनी दे सकता है और सिर्फ अपने हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उसका जो तासुर है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये कह सकता हूँ वो फ्यूज बल्ब है, आप किसी शॉर्ट काम सुन का लें, नहीं रहा। आप दोबारा शॉर्ट सुन लें। वो ये कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाऊँ, एक राफेल तैयारा लेना था उन्होंने, राफेल तैयारों की बात चल रही थी फ्रेंच के साथ, वो लेना चाह रहे थे। तो वो डील अभी फाइनल नहीं हुई, उसमें कोई किकबैक्स और डील और ये सारी बातें वहाँ पे चल रही हैं इंडिया में करप्शन स्कैंडल के तौर पे। जैसे राजीव गांधी के ज़माने में चली थी, राजीव गांधी के ख़िलाफ़ बोफर्स के गनों पे था, बोफर्स स्कैंडल बहुत मशहूर हुआ था, उसमें किकबैक्स लिए जा रहे थे। अभी भी ये राफेल की डील जो है उसकी बात कर रहे हैं मोदी जी। अब कह रहे हैं कि अगर राफेल होता तो ये कुछ ना होता, फिर हम बहुत आगे जा चुके होते। ज़रा सुनिए दोबारा। इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है और एक सवाल उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। देश का बहुत नुकसान हुआ है। भट्टी साहब, राफेल होता तो ये होता, राफेल होता तो वो होता। साबर साहब, ये राफेल नहीं होता, इनको अपने फेल होने का एहसास हो गया है। राफेल की कमी नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त असले की, एमुनेशन की टेक्नोलॉजी में इनसे बहुत ज़्यादा आगे है। राफेल भी होता तो क्या होता, हमारे शेर जवानों ने हमारे जज्बा शहादत के मसले में उन्होंने उनको भी तबाह कर देना था, राफेल भी ले आए। राफेल नहीं, तुम्हारी राह नाकाम हो गई है।
तुम्हारी फौज नाकाम हो गई है, उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के मुल्क को, पाकिस्तान की फौज को शिकस्त देने का तस्वुर भी करे। अच्छा भट्टी साहब, तुम्हें तो रात को ख्वाब डराने आते हैं। क्या डू यू थिंक राफेल ले आए, इनको राफेल दे दे, इनसे वो भी नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको भी मार गिराना है और इन्हीं के मुल्क में मार गिराना है और निस्तो नाबूद कर देना है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जिस तरह अमन के और खैर सगाली के लिए पैगाम दे रही है, भारत को इसको हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए बल्कि अमन का दाई समझना चाहिए। हम दुनिया में तबाही पाकिस्तान नहीं चाहता, लेकिन भारत सिर्फ दुनिया में नहीं, जो अपने मुल्क का खैर खा नहीं है, मोदी सरकार जो अपने लोग मरवा के पुलवामा में पाकिस्तान का नाम ले रहा है, तो वो बताए ना वो दुनिया का खैर खा क्या होगा, उसका कौन दोस्त होगा, उसके साथ ही कॉन्स्पिरेसी करने वाले उसके दोस्त होंगे बस। अच्छा भट्टी साहब, अब एक और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं। चलें, ये जब राफेल की बात हो रही है, क्योंकि अब मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर इंडिया ये कह रहे हैं फेल होता, पता नहीं अब वो क्या, पंजाबी में तो कहते हैं राह फेल हो गई, रास्ता फेल हो गया, यानी कि वो उस सेंस में कह रहे हैं राफेल त्यारा भी। असल चीज़ इन्फॉर्मेशन क्या है, अब ये कहते हैं कि वो ज़ाहिर शिकस्त तो हुई है, एक सुबकी का सामना है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन 26 तारीख को जब इन्होंने बालाकोट किया, उस वक्त भट्टी साहब इंडियन फ़िज़ाइया मोस्टली 90% इंडियन फ़िज़ाइया फ़िज़ा में थी। पहला जो हमें राडार पे नज़र आया वो लाहौर साइड पे था, 5-6 तैयारे उनकी मूवमेंट नज़र आई, इंडियन तैयारों की। उनको जब रिस्पॉन्स गया, हमारी फ़िज़ाइया ने अपनी प्रेजेंस शो की, वो पीछे गए। उसके बाद सियालकोट, पोकाड़ा, बहावलपुर इस सेक्टर में देखे गए और उनकी तादाद भी 6-6, 7-7, 5-5 इस तरह से थी ग्रुप्स की सूरत में। उनको जब रिस्पॉन्स किया तो फिर इधर ये जो बालाकोट वाला हुआ LOC पे, यहाँ पे 2 तैयारे पाकिस्तान की हदूद में आए, 2 पीछे रहे, 10 जो थे वो इंडियन साइड पे फ़िज़ा में थे, 14 थे। तो ये 14 जहाज़ कर रहे थे, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं थी, जज्बे की कमी थी या प्लानिंग की कमी थी, जो भी कह लें, कि सिर्फ 2 जहाज़ आए, अंदर आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, फ़िज़ाइया की तरफ से। जब प्रेजेंस शो हुई, चैलेंज किया, तो ये तकरीबन 4 नॉटिकल माइल जिसे कहते हैं 4-5, वहीं से उन्होंने टर्न लिया। जाते जाते वो 4 मिसाइल फेंके नीचे और वापस गए। उस वक्त भी रात आर्मी चीफ, एयर चीफ और प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और एयर चीफ, इन तीनों की कन्वर्सेशन हुई। बताया गया उस रात भी हम रिस्पॉन्स दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जल्दी में कोई ये था कि कहीं मिलिट्री उनकी बेस जो है वो ना हिट हो जाए, कोई नुकसान ज़्यादा ना हो जाए। सुबह देखा गया नुकसान कम था, पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैसेज चला गया, लेकिन अगले दिन फिर ये कार्रवाई की गई थी। तो इतने तैयारे होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान महफूज रहा। तो एक राफेल क्या करता भट्टी साहब? देखिए साबर साहब, जैसे आपने बताया 5 जगह इन्होंने ड्रामे किए, मुख्तलिफ जगह पे अपने त्यारे उड़ाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ। इनका ख्याल था कि 1, 2, 3 जगह अंगेज करके पाक फौज को, हमारी एयरफोर्स को किसी तीसरी जगह से अटैक करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी इनका जहाज उड़ता नहीं था, तो पाकिस्तान के रडार उसको कैच लेके पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज इनको टारगेट पर ले लेती। 4-5 जगह नाकामी के बाद इनका ख्याल था कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं बताऊं, ये जहां जंग शुरू करके हमला करा के जो भारत ज़हनी तौर पे पसमानदगी उसको मिली है, जो शिकस्त उसको मिली है, आप सोच नहीं सकते। इनका ख्याल था कि हमारे पास जो एमुनेशन है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। 5 जगह से इन्होंने चालाकी की, सिर्फ हमें ऊपर उड़ाया कि हमें एंगेज करे और अटैक कर सके, लेकिन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करने वाली फौज थी, एयरफोर्स थी। इन्हें नहीं अंदाज़ा था कि ये मिस कैलकुलेशन हो गई मेरे ख्याल में इनसे कि हमें इधर एंगेज करके दूसरी जगह अटैक करेंगे। जब इनके जहाज़ मार गिराए तो फिर इन्हें यकीन आ गया कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ जब भी मैल आग उड़ाई, बेशक 10,000
राफेल ले ले, पाकिस्तान का एक फौज का जवान ही काफ़ी है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के शहादत का जज्बा है। तो ये जज्बा ये नहीं ख़रीद सकते, पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी ले ले। एक ब्रेक लेते हैं भट्टी साहब। ब्रेक के फिर एक इंडिपेंडेंट की स्टोरी है जिसमें उसने अनफोल्ड किया है कि किस तरीके से इज़राइल इसके साथ मिला हुआ था। ये हम नहीं कह रहे, ये बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट, उसके बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं रॉबर्ट फिस्ट, वो कह रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, अब ज़रा चलते हैं इंडियन अपोजिशन और इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स और इंडियन जर्नलिस्ट और जो एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इस सारे एपिसोड में। मोदी सरकार ने क्या खोया क्या पाया, और ये बीजेपी की जो इंतहा पसंदाना एक प्लानिंग थी उसमें इंडिया को क्या नुकसान हुआ, ये इंडियंस क्या सोच रहे हैं, ज़रा सुनिए। The OIC passed a resolution. They said condemns in the strongest possible terms recent wave of Indian terrorism in occupied Jammu and Kashmir that have resulted in the deaths of 48 people in the month of November alone, making 2018 one of the deadliest years in the history of occupied Jammu and Kashmir in more than a decade with over 450 casualties. आप आबू धाबी गए और बदले में भारत को क्या मिला? भारत को आतंकवादी राष्ट्र करार किया दिया गया। भारत जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे में है और कभी ये शब्दावली भारतीय आतंकवाद नहीं इस्तेमाल किया गया था। आपने जाके उसको लेजिटिमेसी प्रदान की। ये बड़े शादियाने बजाए जा रहे थे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज OIC में जा रही हैं, और मोदी ने खुद, प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी साहब ने खुद क्या कहा था इस फातिहाना अंदाज में कि देखें हम OIC में जा रहे हैं। ये ज़रा सुनिए जी। हाल ही में आपने देखा होगा इस्लामिक देशों की कॉन्फ्रेंस में कैसे भारत को सम्मान के साथ बुलाया गया, हमारी बात सुनी गई। 50 साल बाद ये हुआ है भाइयों बहनों। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपको अभिमान होता है कि नहीं होता है? ये कह रहे थे कि आप देखें 50 साल बाद ये हुआ है कि इस्लामी देशों की तंजीम OIC में भारत को बुलाया गया है। तो अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ कि इस तंजीम में जाके मिला क्या। OIC के इजलास में भारत के माथे पे कलंक का टिका लगा, दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी को इस्टेब्लिश करवाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने गलत आयात भी पढ़ी, गलत कुरान मजीद का गलत तर्जमा भी किया। इसके बावजूद जो उसको मिला, दोबारा सुनवाइएगा जी ज़रा। आप आबू धाबी गए और बदले में भारत को क्या मिला? भारत को आतंकवादी राष्ट्र करार किया दिया गया। भारत जम्मू कश्मीर के अवैध कब्जे में है और कभी ये शब्दावली भारतीय आतंकवाद नहीं इस्तेमाल किया गया था। आपने जाके उसको लेजिटिमेसी प्रदान की। भट्टी साहब, आपने सुन लिया कि इंडियन टेररिज्म को एंडोर्स करवा के मोदी जी और सुषमा स्वराज जी वापस वतन लौटे। देखिए साबर साहब, ये खाली OIC का इजलास नहीं, आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया पढ़ लें, देख लें, हर तरफ अब आवाज़ आ रही है कि भारत पाक दुनिया में ख़तरे की अलामत बनता जा रहा है और कश्मीर पे नाहक जुल्म कर रहा है। ये जो मोदी जी ने फरमाया ना, इनका एक ही प्रॉब्लम है कि एक इलाके का चोर कमी कमीन फ्राडिया एक चौधरी के पास चले जाता है, कहता है चौधरी साहब ताड़े भाग लगे रहन, तुसी ते बड़े साहिब इलम हो, साहिब इज़्ज़त हो, कि मुझे भी अपनी पार्टी में शामिल कर ले, मुझे भी अपनी सफ़ों में खड़ा कर ले। तो जब वो चौधरी कहता है भाई तेरी ये हिस्ट्री है, तूने यहाँ झूठ बोला, यहाँ झूठ बोला, फ्रॉड किया, तो उसको कहता नहीं सर मेरी बातों को तो कंसिडर तो करे। वो उसको 2-3 थप्पड़ मार के बाहर निकालते हैं, तो वो कहता है फिर मैं ना ही समझा। तो मोदी साहब के लिए सेम वो हुआ है। वो गया था पाकिस्तान को, उनकी वज़ीर ख़ारजा के दहशतगर्दी बना सके,
लेकिन हकायक उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की ISPR ने बारहा दफा दुनिया को दिखा दिया था कि भारत दरअसल इस दुनिया को अपनी एक इलेक्शन की खातर जंग में झोंक रहा है, इसका जंगी जुनून खित्ते में तबाही का बायस बन रहा है। उस वजह से वो नाकामी के बाद मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया, उनके दफाई तजिया निगार, उनके एनालिस्ट, उनके दानिश्वर, उनके जो बहुत ज़्यादा भारत परस्त थे, अब उन्हें भी यकीन हो गया कि पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, दहशतगर्दी का शिकार है और उसके पीछे भारत की राह शामिल है। भारत की राह पाकिस्तान को तबाही के तरफ ले जाने की कोशिश करती है, तो वो नाकामियां सारी उसी के मुल्क में जा रही हैं, जिसकी वजह से मोदी सरकार के लिए अब इलेक्शन भी मुश्किल होता जा रहा है। जिसको शायद इलेक्शन से पहले वो भारत में कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी करके फिर पाकिस्तान पर नाकाम इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे, जिसके लिए पाकिस्तान के अदारे भी विजिलेंस है और मुकम्मल तैयारी करे हुए हैं और हर किस्म की पाकिस्तान पे नकलो हरकत पे पाबंदी नज़र रखी जा रही है। तो मेरा ख्याल है भारत का झूठ, मोदी का झूठ, फ्रॉड अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जो पाकिस्तान के एटमी असासे जिस पे दरअसल दुनिया की नज़र है, जो इनके दो दोस्त ममालिक हैं जिनके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान पे के एटमी असासे भाई किसी गोल्ड लीफ सिगरेट की दुकान पे नहीं पड़े, किसी जनरल स्टोर पे नहीं पड़े कि आके मोदी साहब आप यहाँ आपकी फोर्स अटैक कर लें या आपके दो दोस्त ममालिक कर लें। वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ इतने बढ़ चुके हैं और इतनी जगह पर है कि आप उनको ढूंढते ढूंढते अपनी तलाश गायब कर लोगे, खुद गुमनाम हो जाओगे, मिट जाओगे इस हिस्ट्री से, इस तारीख में भारत का नक्शा खत्म करा बैठोगे पाकिस्तान के एटमी असासे खत्म करने की ख्वाहिश में या कोशिश में। एक और चीज भट्टी साहब, पाकिस्तान फौज के होते हुए तुम्हें कोई कामयाबी नहीं होगी। साबर साहब आपका क्या ख्याल है, ये पाकिस्तान के एटमी असासों की तरफ देख भी सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं है अब हमारे पास, इतने हैं कि भारत। भट्टी साहब उसमें ये है कि आप भी मिल रहे हैं, ये पहली दफ़ा मैंने देखा। वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हमारी मुलाकात हो रही है, सिक्योरिटी ऑफिशियल से भी हो रही हैं, पॉलिटिकल साइड पे भी हाईएस्ट लेवल पे हो रही हैं, और पब्लिक में भी हमने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान की क़यादत, सिविल क़यादत, मिलिट्री क़यादत और पाकिस्तान के अवाम में इस दफ़ा आजिज़ी है। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की, पाकिस्तान की इज़्ज़त महफूज रही, पाकिस्तान के पाकिस्तानियों में भी और दुनिया में भी। और कोई बढ़ के हम नहीं मार रहे, हम भी यही कह रहे हैं कि इंडियन अवाम को भी यही समझा रहे हैं, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को भी, मीडिया को भी, कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है लड़ाई, और ख़ास तौर पे दो एटमी क़ुव्वतों की लड़ाई। और जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने और भारत के ख़ास तौर पे बीजेपी ने जिस तरीके से इसको एक हाइप क्रिएट की और इसको माहौल बनाने की कोशिश की और पूरे ख़ित्ते को आपने जंग में धकेलने की कोशिश की, पाकिस्तान अभी भी हम्बल है। आजिज़ी और इनकसारी के साथ पाकिस्तान दलील के साथ दुनिया को समझा रहा है कि ये काम ना किया जाए, और हम अभी भी जंग नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि दोनों तरफ हैं तो अवाम ही बसते हैं ना। किसको मारेंगे? लोगों को मारेंगे, लोगों को तबाह करेंगे सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने इलेक्शन जीतना। देखिए, पाकिस्तान ने तो ना जंग की कोशिश की, ना अभी तक उन पे अटैक किया। हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पे अटैक किया जाए और वो अपने डिफेंस में उसका जवाब ना दें। क्या पाकिस्तान के टारगेट पे भारत नहीं है? क्या उनकी अहम तनसीबात नहीं है? क्या भारत को भी ये अब इल्म हो चुका है? लेकिन अमन का दाई एक तरफ हमें अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है, हमने 2 जहाज मार गिराए और अगले दिन हम उनको अपने लिबास में, अपने कपड़ों में, उनके जिस्म को, बेलिबास जिस्म को, उनकी यूनिफॉर्म रख के उनको कह रहे हैं भाई ये अपना भारतीय पायलट ले जाए। तो थोड़ी सी गुजारिश ये है कि भारत को और दुनिया को अब एहसास होने लग पड़ा है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना उनकी ख्वाहिश तो हो सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं। हम OIC की बात कर रहे थे, सुषमा स्वराज गईं, उन्होंने अपनी सफाई में तो कोई बात नहीं की। उन्होंने कुरान मजीद की का तलफ़ुज़ गलत था, तर्जमा गलत था, अपनी मतलब की वो तर्जमा कर रही थी। ज़रा उसको तहरीफ़ के ज़माने में आता है यकीनन कुरान मजीद में तहरीफ़, लेकिन वो एक हिंदू खातून थी, क्या कहा जाए। और OIC के इजलास में ज़रा सुनाइएगा जी, अल्लाह ताला हमें माफ़ करें। Just as Islam literally means peace, none of the 99 names of Allah mean violence.
There is a verse in the Holy Quran which says, La ikra fi ad-din. Let there be no compulsion in religion. There is another surah, Al-Hujurat, which says, O mankind, we created you from a single pair of male and female and made you into nations and tribes so that you may know one another, not that you may despise one another. एक तो ये आखिर में जो इन्होंने एक जुमला बोला वो कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा नहीं, क्योंकि कुरान मजीद की वो आयत वहाँ पे है ही नहीं जो तर्जुमा इन्होंने कहा कि हक़ीर ना जानो। एक चीज़, दूसरी बात भट्टी साहब, इन्होंने ये जो कहा कि ला इक्राह फिद्दीन, बिल्कुल ठीक है, दीन में जबर नहीं है, लेकिन कश्मीरियों अगर इसी असूल को आप ले आएँ ज़मीन पे और कश्मीरियों का जो हक़ राय दही है, इस्तिस्वाब राय, प्लेबिसाइट, कश्मीरियों पे फिर ये क्यों जबर कर रहे हैं? मकबूजा कश्मीर के अवाम पे अपनी राय जबरन क्यों मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है पिछले 70 सालों से, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुद इंडियन लीडरशिप, इंडिया ख़ुद ये तस्लीम कर चुका है कि वो मकबूजा कश्मीर में और हमारे इस साइड पे आज़ाद कश्मीर में एक प्लेबिसाइट होगा, इस्तिस्वाब राय होगा, हक़ राय दही इस्तेमाल करने का तमाम कश्मीरियों को मौका दिया जाएगा, वो फ़ैसला करेंगे कि वो है। तो फिर कुरान मजीद की अगर आयत ला इक्राह फिद्दीन पे अमल करना है सुषमा स्वराज जी, तो वो तो फिर आप ही को मुखातिब है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दें, कश्मीरियों को उनका हक़ दें। और वो कश्मीरी, उसमें मुसलमान कश्मीरी में नहीं लिखा हुआ उस करारदाद में, उसमें कश्मीर के शहरियों का कहा गया है कि कश्मीरी ये फ़ैसला करेंगे। तो भट्टी साहब ये कुरान मजीद की आयत का हवाला दिया लेकिन ख़ुद उस पर अमल पैरा नहीं है। देखिए साबर साहब, गुजारिश है कि उनकी वज़ीर ख़ारजा ने कुरान पाक की आयत का रेफरेंस दिया, मुझे तो उनसे कोई गम नहीं है, वो तो कुरान को समझते नहीं। कुरान किताब नहीं है, एक पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है। उन्हें कुरान का क्या पता? कुरान तो अमन का, मोहब्बत का, प्यार का मज़हब है। मेरा अल्लाह कहता है प्यार करो मेरी मखलूक से। एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जो वज़ीर इनकी कुरान पाक मेरे अल्लाह बादशाह का रेफरेंस दे रही थी, वो बता तो दे कश्मीर में कितनी औरतें बेवा की, कितने बच्चे यतीम किए, कितने माँ बाप को उनके बच्चों को बुढ़ापा का सहारा छीन लिया, कितने पायलट गन्ने चलाई। क्या कुरान पाक ये नहीं कहता कि तुम जंग की ख्वाहिश ना करो ता वक्त कि तुम पर जंग मुसल्लत ना हो जाए? तो भाई पाकिस्तान की तरफ से जब से ये इन्होंने ड्रामा शुरू किया है, अगर अमन की कोई आवाज़ आई है, कोई मोहब्बत भाईचारे की आवाज़ आई है, तो सारी आवाज़ें पाकिस्तान से आई है। मुझे एक तकब्बराना गुफ्तगू दो, बता दें जो पाकिस्तान की फ़ौज ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा हो। उसने हमेशा कहा हम अमन के खैर खा है, अमन चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताहम हमारी कंट्रोल लाइन की वायलेशन की गई तो हम उसका जवाब देने का हक रखते हैं। तो ये हमारा दीनी दुनियावी हर लिहाज से फ़र्ज है। तो भाई अगर तुम इंसानियत की बात करते हो, भारत जितना इंसान का भारत है, तो भाई यूएनओ की करारदाद के मुताबिक कश्मीर में वोटिंग करा दे, जो जहां रहना चाहता है अल्लाह ताला उनको दे। एक और चीज भी, तो लिहाजा उनकी इन बातों से हमें शिकवा नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सही बात है। पता कुरान पाक क्या, कुरान मोहब्बत भाईचारा। मुझे बता देना भारत की तरफ से पिछले दिनों में एक अमन की बात आपने सुनी हो? बिल्कुल मुसलमान के लिए तो बात ही है कि जिस शख्स में आजिज़ी नहीं, मैं उसको आजिज़ कर देता हूँ। तकब्बर तो आपको भारत की गुफ्तगू में नजर आ रहा है, उनके मीडिया की गुफ्तगू में नजर आ रहा है, उनके सरकार मोदी सरकार की नजर आ रहा है, उनके सो कार्ड जो बनते हैं फौजी। ब्रेक पे जाना, लेकिन आपकी बात सही है। एक तो हमने ला इक्राह फिद्दीन का बता दिया, और दूसरा ये भी है कि अल्लाह ताला के 99 नाम उन्होंने कहे कि वो अमन और आश्ती वाले नाम हैं। तो जनाब बात यही है कि इंडिया क्यों नहीं इस पर अमल करता? इंडिया अगर अल्लाह ताला के 99 नाम का सहारा लेता है, लेने की कोशिश की है सुषमा स्वराज जी, तो मकबूजा कश्मीर में जो आप जबर जुल्म और रियासती दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है, उन पे जबर किया हुआ है, जबर मुसल्लत किया हुआ है, तो आप उस पर भी तो अमल करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भट्टी साहब, भारत की अपोजिशन नरेंद्र मोदी पे चढ़ाई कर रही है। पाकिस्तान में माहौल बहुत अच्छा था, A1 जा रहा था। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, सियासी क़यादत, अपोजिशन, हुकूमत
सब मीडिया, हर सोसाइटी का सेगमेंट एक क्या कहना चाहिए, एक आवाज़, यकजान दो कालब जिसे कहते हैं, वो था। लेकिन पहले मैं ज़रा मोदी जी की बातें सुनवाता हूँ। मुझे लगता है कि वो पनामा पुलवामा मुझे कुछ थोड़ी सी मुमासलत नज़र आ रही है। मोदी जी को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, जैसे पनामा के बाद यहाँ हुआ था, पुलवामा के बाद वहाँ। ज़रा सुनाइएगा जी। I want to tell this party, Modi will come and go. India will remain. कई मोदी आएंगे, कई मोदी जाएंगे, लेकिन ये देश अजरा अमर रहेगा। ये आपने सुना भट्टी साहब, कई मोदी आएंगे, कई मोदी जाएंगे, लेकिन ये देश रहेगा। नहीं, मोदी तो एक ही है, वो एक ही आया है और एक ही चला जाएगा। तो साजिशें, और इनके एक और हम ये कह रहे हैं साजिशें हो रही हैं मेरे खिलाफ। मोदी जी पनामा से पुलवामा तक ज़रा सुनिए। मैं दिन रात एक कर रहा हूं, नए रास्ते बना रहा हूं, और मुझे ही रास्ते से हटा देने के लिए काम कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान में तालियां बज रही हैं, ज़रा सुनाइए। पाकिस्तान में तालियां बज रही हैं कहते हैं। देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में तालियां बज रही है, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था। भट्टी साहब, आपके चेहरे क्यों खिल रहे हैं भाई दुश्मनों के? क्यों सबूत मांगे जा रहे हैं? देखें, साजिशें क्यों हो रही हैं, जरा बताएं। गुजारिश है, मोदी साहब ने ठीक कहा था कई मोदी आएंगे, कई मोदी जाएंगे। नहीं, एक ही मोदी रहा तो वो देश नहीं रहेगा भारत। मोदी साहब भारत को आप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको गुमराह करके, अपनी शिकस्त को कामयाबी का दावा करके, झूठ बोल के अपनी कौम को गुमराह करके। मुझे कुछ लोगों का कहना है, एक सरदार साहब आए थे, ये मोदी भारत की तबाही का बायस बनेगा, भारत को खत्म करेगा, पाकिस्तान को नहीं कर सकता। अब तो भारत में इंडियन फिल्मों की बजाय वो जो आपके बहुत बड़े अफसर हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए भी, डीजी ISPR, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जा रही है कि सच तो जान लो कि हो क्या रहा है। अब तो इंडिया में इंडिया की फिल्में नहीं देखी जा रही, मोदी को तो सुन कोई नहीं रहा। आसिफ गफूर साहब को सुन रहे हैं कि दुनिया, इंडिया के हालात उन्हें पता चल सके कि वो अमर भेज रहा है। ये एक बात तो सुन लें, बात यह है कि एक मोदी अगर इतना तबाही कर सकता है तो कई मोदी आ गए तो फिर तो माशाल्लाह से वारे न्यारे हैं। और मैंने कहा ये मोदी दुआ करो रहे, क्योंकि भारत नहीं रहेगा अगर मोदी रहा तो, क्योंकि इसकी साजिशें एक्सपोज हो चुकी हैं। इसका असल नाकामज़दा चेहरा हारे हुए लश्कर का सरबराह लग रहा है, जैसे बुझी लालटेन होती है। अब एक और चीज लालटेन समझते हैं, मैं बुझी लालटेन की बात कर रहा हूँ, इधर भी कुछ लालटेनें बुझ गई हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, इस पे करना नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की वो हिस्स जो है ना मोदी वाली, वो जाग उठी है। वो मेरा ख्याल है अभी मोदी की बाक़ियात उनके अपने ख़मीर में मौजूद है। दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ज़रा सुनिए ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं और परवेज़ रशीद साहब क्या कह रहे हैं। पायलट छोड़ने वाला वाक़या है जिसको हम क्रेडिट देते हैं या क्रेडिट लेते हैं। अमेरिकन सदर जो हैं उन्होंने वियतनाम में बैठ के 12 घंटे पहले कह दिया कि बड़ी अच्छी खबर आने वाली, तो वो भी ज़ाहिर होता है कि बैनुल अक़वामी दुनिया का दबाव हमारे पे था। वज़ीर आज़म की खारजा पॉलिसी में और वज़ीर खारजा की खारजा पॉलिसी में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तज़ाद भी मौजूद है। भट्टी साहब, ये ज़रा मैं चाहता हूँ कि दोबारा सुन लें परवेज़ रशीद को एक दफ़ा, क्या फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। पायलट छोड़ने वाला वाक़या है जिसको हम क्रेडिट देते हैं या क्रेडिट लेते हैं। अमेरिकन सदर जो हैं उन्होंने वियतनाम में बैठ के 12 घंटे पहले कह दिया कि बड़ी अच्छी खबर आने वाली, तो वो भी ज़ाहिर होता है कि बैनुल अक़वामी दुनिया का दबाव हमारे पे था। भट्टी साहब 40 सेकेंड है, ज़रा इस पर कोई गुफ्तगू करें।
नहीं, इनकी हैसियत कोई नहीं है। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कह फरमा चुके थे असेंबली में इमरान खान साहब के, कल हम उनका पायलट छोड़ रहे हैं। देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी रहती है, जब जंगी हालात हो, 2 एटमी पावर दो, पूरी दुनिया में राब्ते रहते हैं और होने चाहिए। टाइम खत्म हो गया है और मुस्लिम लीग नून, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, इनसे हम यही कहेंगे कि खुदारा अभी तो कोई सबक हासिल कर लें, कल फिर हाजिर होंगे, इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।